हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस बार सीबीएसई, आरबीसी और दूसरे सभी बोर्ड एग्जाम्स में एक खास चीज़ देखने को मिल रही है और वो है एनालिटिकल क्वेश्चंस। अभी तक मोस्टली हमें पिछले सालों के दौरान जो क्वेश्चंस आते थे वो फैक्चुअल होते थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, जिनमें सीधा ये पूछा जाता था कि कौन सा इवेंट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखने को मिल रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि कोई इवेंट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या था और उसका आगे चलकर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमें अपना एनालिसिस देना होता है। यानी कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से आप क्या कंक्लूजन डेराइव करते हो, आप उससे क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो और आप उसे आगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी कॉमन इंटेलिजेंस काफ़ी काम में आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ऑलरेडी आपके जो सैम्पल पेपर्स थे उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं सभी चैप्टर्स में जो जो एनालिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ डिस्कस करूँगा। वैसे मैंने हर एक चैप्टर पर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एनालिटिकल बेस्ड अप्रोच चाहते हैं डेवलप करना तो उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरी उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चंस इसी में से मिलते जुलते आ सकते हैं या फिर हो सकता है यही क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर्स में से यही एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो वन बाय वन मैं इनको डिस्कस करूंगा। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं और मैं इन्हें जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप इन्हें समझ लीजिएगा। इसके अलावा एक ज़रूरी बात और यह है कि ये क्वेश्चंस ना सिर्फ एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है बल्कि इस साल के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम है इस साल का, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 क्लास 12 हिस्ट्री का जो है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। और इस चैप्टर में से पहला क्वेश्चन आपका बनता है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग। वैसे तो ये कुछ हद तक फैक्चुअल क्वेश्चन भी साउंड करता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको अपने मन से जोड़नी पड़ सकती है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग थी उसके मेन फीचर्स क्या थे, क्या उसमें ऐसी विशेषताएं थी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर अगर कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर ऐसे किसी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको 2 या 3 लाइन में देना है, 4 लाइन में देना है, तो आप उसको डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर दीजिए। लेकिन अगर कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, अगर आपको डिटेल में आंसर देना है, तो आंसर के हमेशा 3 पार्ट होने चाहिए। यानी आप अपने आंसर को 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर क्वेश्चन में हड़प्पन टाउन प्लानिंग के बारे में पूछा गया है, तो आप सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दो। जैसे कि यहां पर लिखा गया है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स एडवांस्ड and systematic town planning. Archaeological discoveries show that cities were carefully organized. अभी मैंने कोई आंसर नहीं दिया है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई थी उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ये इंट्रोडक्शन होता है। फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपको लिखना है मेन बॉडी। ये जो यहां पर दी गई है मेन बॉडी सबसे बड़ी होती है। अगर आपका आंसर 10 लाइंस में आ रहा है तो 5 to 6 लाइन में, 7 लाइंस में तो केवल मेन बॉडी लिखनी है। आपका सारा आंसर इस मेन बॉडी में छुपा होगा। जैसे कि मुझे पूछा गया है मेन फीचर्स, तो मैं सारे फीचर्स मेन बॉडी में बताऊंगा। जैसे पहला फीचर था डिवीजन ऑफ द सिटी। हड़प्पा में हमें जो टाउन्स मिले, मोस्ट पॉपुलर टाउन्स, उनमें सिटी को डिवाइड किया गया था। सिटी के 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट का नाम था सिटाडेल और एक पार्ट का नाम था लोअर टाउन। ये चीज आपको बुक में बताई गई है, तो ये उसका एक खास फीचर। अगला फीचर, वहां पर ग्रिड पैटर्न में हमें स्ट्रीट्स मिली थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कुछ इस प्रकार का पैटर्न, यानी कि ये रोड्स आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी, इसे ग्रिड पैटर्न कहा जा सकता है। तो हमें वहां पर स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न में मिली है, क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसके अलावा तीसरा फीचर है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वहां पर नालियों का एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया गया था। ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड ए बाथरूम कनेक्टेड टू द
कवर्ड ड्रेन्स, ये इसके खास फीचर्स थे। तो मेन जो आंसर में पूछा गया है वो वाला पार्ट मैंने यहां पर मेन बॉडी में लिखा है, और लास्ट में हमें कंक्लूजन के तौर पर एक लाइन देकर अपना आंसर एंड करना है। हमें जस्टिफाई कर देना है कि हमने जो भी पूछा गया था वो बता दिया। जैसे देखिए, दीज फीचर्स क्लियरली शो दैट हड़प्पन सिटीज वर वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सेंटर्स। यही चीज मैंने लिखी है और यही चीज मैंने वापस एंड में यहां पर लिख दी। यानी कि आपको क्वेश्चन को 3 पार्ट में आंसर डिवाइड करना है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की लाइन, जैसे कि आप ये भी कर सकते हो, वो हड़प्पन टाउन प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है, आप हड़प्पा टाउन के बारे में 1-2 जनरल इंट्रोडक्शन की लाइंस लिख दो। फिर मेन बॉडी में आपका सारा आंसर और लास्ट में एक कंक्लूजन वाली लाइन। आप इसे अपनी हैबिट बना लीजिए। जब भी आप एक लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो हमेशा आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले डेफिनेशन दे दो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी की, फिर उसके बाद में मेन आंसर मेन बॉडी में दो, और कंक्लूजन के तौर पर यह लिख दो कि आपने किसी पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया है। बस इतना सा काम। इससे आपके आंसर्स के जो मार्क्स है वो इजीली आपको मिलते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन लिखकर अपना आंसर आपको एंड करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में लेके रख सकते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी चैप्टर में एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन हिस्ट्री। आपने हड़प्पा की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि हड़प्पा टाउन अभी तो मौजूद नहीं है, वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे में आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या करना पड़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करना पड़ा। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यही इकलौता सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा तो और कोई सोर्स है ही नहीं। कोई इंसान तो जिंदा बचा नहीं जो उस समय की बात हमें बता सके। ना ही वो लोग बुक्स लिखते थे, ना ही उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रखा। तो ऐसे में आपके पास में क्या सबूत है उस समय को जानने के लिए? तो वो इकलौती चीज है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यानी ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक कंप्लीट हिस्ट्री डेवलप नहीं कर पाते। तो हमकी इंपॉर्टेंस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, वो दोनों चीजें हमें यहां पर पूछी है। तो अब देखिए आंसर में सबसे पहले, इस बार मैंने हेडिंग नहीं लगाई है इंट्रोडक्शन की, लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि मेरी ये जो शुरुआती लाइन है ये इंट्रोडक्शन बता रही है। सिंस द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, आर्कियोलॉजी इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई उन लोगों ने जो कुछ भी लिखा, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, वो तो हमें आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई। वो लोग क्या लिखते थे, लिखने के लिए क्या लैंग्वेज यूज करते थे, वो हमें अभी तक नहीं पता, बिकॉज आज तक कोई भी इंसान उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे में हम क्या लिखा है ये तो जान नहीं सकते। तो ऐसे में हड़प्पन स्क्रिप्ट की एब्सेंस में आर्कियोलॉजी ही इकलौती एक ऐसी चीज है जो हमें उसके बारे में बता सकती है। तो ये इंट्रोडक्शन की लाइन हो गई। फिर इसके बाद में मेन बॉडी के तौर पर मैंने 5 पॉइंट लिखे। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना आंसर पॉइंट्स में दे। पॉइंट्स में देने से एक तो रीडेबिलिटी बढ़ती है, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उन लोगों के लिए आपके क्वेश्चन को पढ़ना आसान होगा। वो जितना आसानी फील करेंगे, जितनी ईज फील करेंगे, उतना इजीली आपको नंबर देंगे। प्लस आपके पॉइंट्स दे देने की वजह से ये भी पता चलता है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्योंकि आप पॉइंट वाइज आंसर देना जानते हैं। सो इसीलिए आई सजेस्ट आप हमेशा आंसर पॉइंट वाइज दें। अब देखिए इंपॉर्टेंस बतानी है। पहली इंपॉर्टेंस ये है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमें पता चला कि वहां पर टाउन प्लानिंग थी, यानी वो लोग अपने टाउन्स बस यूं ही नहीं बना लेते थे। घर बनाने से पहले बाकायदा उसको पहले प्लान किया जाता था, फिर इंप्लीमेंट किया जाता था। सेकेंड, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती थी। क्यों? क्योंकि हमें कई चान्हूदारो जैसे टाउन्स मिले, लोथल जैसे, नागेश्वर, बालाकोट जैसे टाउन्स मिले। हमें वहां पर वर्कशॉप्स के एविडेंस मिले जो ये बताते हैं कि वहां पर ट्रेडिंग होती थी। प्लस सील, वेट, बीड्स, ये सब बताते हैं कि वहां पर ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन था। ये भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बदौलत पता चला। थर्ड, वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थी, वो भी हमें आर्कियोलॉजी से मालूम चली। हमें पता चला कि वहां पर प्लाउड फील्ड एग्जिस्ट करती थी। हमें पता चला वहां पर वाटर मैनेजमेंट होता था।
ये तो हो गई इंपोर्टेंस, ये 3 पॉइंट इंपोर्टेंस, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में लिमिटेशन भी पूछी है, तो हम यहां पर अब 2 लिमिटेशन भी दे देते हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि उनकी स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई, हम पढ़ ही नहीं पाए कि उन्होंने स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, तो बहुत सारी चीजें हमसे मिस हो गई होंगी। फिर एक चीज, इनकम्प्लीट मेटीरियल एविडेंस, हमें बहुत ज्यादा मेटीरियल वहां के नहीं मिले, जैसे मेटीरियल के तौर पे हमें वुड या क्लोथ की कोई चीज नहीं मिली, हमें आज तक नहीं मालूम कि एग्जैक्टली वो लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। क्यों? क्योंकि क्लोथ्स ऑर्गेनिक मटेरियल सरवाइव नहीं करेगा इतने समय के अंदर, और ना ही वुड से बनी कोई चीज सरवाइव करेगी। जो चीजें स्टोन की बनी थी, हार्ड मटेरियल की थी, वो हमें मिल गई। तो ये हो गए उनके इंपोर्टेंस, और ये 2 पॉइंट हो गए लिमिटेशन। और लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि आर्कियोलॉजी प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about Harappan life, but it cannot give a complete picture due to lack of written records. तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ इसमें एनालिसिस वाला पॉइंट एंटर कर रहा हूं, वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एनालाइज हाउ टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आप किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से समझ गए तो आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है कि वो क्वेश्चन में से 1-2 पॉइंट पकड़ लेते हैं, कि जैसे ये टाउन प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और आपको लगेगा टाउन प्लानिंग एक्सप्लेन कर देता है, आंसर हो गया। नहीं, उसने वो चीज़ पूछी नहीं। वो तो पूछ रहा है कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। टाउन प्लानिंग थी, हम जानते हैं, वो तो बुक में भी लिखी है, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि वहां की सामाजिक व्यवस्था टाउन प्लानिंग से कैसे असर खा रही है, वो चीज हमें बतानी है। उसने टाउन प्लानिंग के फीचर्स नहीं समझाने को कहा, उसने कहा है कि फीचर्स बताओ, लेकिन ये बताओ कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर उसका कैसे असर है, वहां के लोगों का रहन सहन, उनका जीवन स्तर किस प्रकार टाउन प्लानिंग से जुड़ा है, ये चीज हमें यहां पर पूछी गई है। तो इसके आंसर में अगेन हमने यहां पर इंट्रोडक्शन की कुछ लाइंस दे दी, और फिर हमने वही फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए। इस बार हम लोग सोशल डिफरेंस बता देंगे। जैसे मैंने बताया कि वहां पर डिवीजन ऑफ द सोसाइटी थी, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी थी, जैसे कि उसको सिटाडेल और लोअर टाउन में बांटा गया था, लेकिन सिटाडेल और लोअर टाउन में बांटने से आपको पता क्या चला? हमें तो सोशल पूछा गया ना, हमें तो पूछा गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये कहेंगे कि इनके होने से हमें ये पता चलता है कि वहां सोशल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता था, यानी कि समाज में एक प्रकार का बंटवारा था। कुछ लोग थे जो लोअर टाउन में ही रहा करते थे, और शायद कुछ रूलिंग अथॉरिटेरियन टाइप व्यक्ति रहे होंगे जो सिटाडेल में रहते थे। तो ये सोशल डिफरेंशिएशन को बताता है। साथ ही वहां पर स्टैंडर्डाइज्ड कंस्ट्रक्शन देखने को मिला था। हमने डिस्कस किया था कि वहां पर ब्रिक्स जो थी यूनिफॉर्म साइज की हमें मिली थी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड सोसाइटी थी, वो सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी। वहां का समाज आर्बिट्रेरी रैंडम काम नहीं कर रहा था, वहां पे हर चीज पहले से तय थी। कोई ऐसी रूलिंग अथॉरिटी थी जो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करा रही थी, जो सबको डिसिप्लिन में रख रही थी, वरना सभी लोग एक ही साइज की ब्रिक्स का क्यों यूज करेंगे। नेक्स्ट, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम वहां पर मिला। अब इससे हमें यह पता चलता है कि वहां पर पब्लिक वेलफेयर और हाइजीन का ध्यान रखा जाता था। वो लोग चाहते तो अपने घर की नालियों को घर के बाहर भी तो ओपन कर सकते थे, घर के बाहर कीचड़ भले ही हो, लेकिन नहीं, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया बिकॉज दे वर कंसर्न्ड अबाउट हाइजीन। और शायद जो रूलिंग अथॉरिटी थी उसने जरूर कुछ ऐसा कमांड सबके लिए दिया होगा कि पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से सबको अपने ड्रेनेज कवर रखने पड़ेंगे ताकि बीमारियां ना फैले। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो फीचर्स है टाउन प्लानिंग के, इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आ रही है। मैंने किसी भी पॉइंट में फीचर नहीं बताया, मैंने ये बताया कि उस फीचर का असर वहां की सोशल ऑर्गेनाइजेशन पर कैसे पड़ रहा है। जैसे देखिए, वेरिएशन इन हाउसेज, वहां पे कुछ घर बहुत बड़े थे, कुछ छोटे थे। इससे आपको क्या पता चला? इससे पता चला कि वहां पर वेल्थ और सोशल स्टेटस में डिफरेंस था। पब्लिक बिल्डिंग्स भी हमें वहां पर देखने को मिली, जैसे कि ग्रेट बाथ। इससे हमें यह पता चलता है कि वहां पर रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज होती थी, यानी कि पीपल हैड ए शेयर्ड कम्युनिटी लाइफ।
वहाँ पर लोग कम्युनिटी लाइफ को शेयर करते थे, किसी फंक्शन फेस्टिवल के लिए सब एक साथ मिलते थे, अदरवाइज ग्रेट बात क्यों होता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये फीचर्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं। और लास्ट में एक लाइन लिख के हमने इसको कंक्लूड कर दिया। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप क्वेश्चन को समझ जाते तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत इजी हो जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ इंस्क्रिप्शंस हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगेन थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। हमें यहां पर कहा गया है कि हमें अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानना है। इंडिया का जो एकदम पुराना इतिहास था, शुरुआती इतिहास था वहां। अब उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास में क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखिए, हड़प्पा के बारे में जानने के लिए हमारे पास में केवल एक चीज़ है, वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लेकिन इस पीरियड तक आते आते हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में एक चीज और जुड़ गई, और वो है इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। हमें वहां पर पत्थरों पर लिखे हुए, खुदवाए हुए बहुत सारे मैसेजेस मिले। पत्थर पर, कॉपर की प्लेट्स पर, कई जगह पर हमें वहां पर लिखी हुई चीजें मिली, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और वो इंस्क्रिप्शंस ने हमें बहुत हेल्प किया उनकी हिस्ट्री को जानने में। अब कैसे हेल्प किया, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया। आप देखो, नोटिस करो, वर्ड एनालाइज करने को कह रहा है, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर दो। इंट्रोडक्शन में हमेशा क्वेश्चन का ही पॉइंट वापस बता दो। वो क्वेश्चन में इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहा है, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इंस्क्रिप्शन क्या होती है ये चीज बताओ, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ोगे। तो कह दो, इंस्क्रिप्शंस आर रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, पिलर्स और कॉपर प्लेट्स। या तो कोई स्टोन या कोई खंबा यानी कि पिलर या कॉपर प्लेट पर जब कोई रिकॉर्ड एनग्रेव, खुदवाया जाता है, जब उसको छैनी हथौड़े की सहायता से लिखा जाता है उसके ऊपर, ताकि वो हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड रहे, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है उस वक्त के जानने के लिए। अब हमें क्या क्या पता चला, हमें इन इंस्क्रिप्शंस की सहायता से पता चला इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त के जो रूलर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन केवल इंस्क्रिप्शंस में ही लिखी हुई मिली। फिर हमें मिला वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जैसे मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, वहाँ पर क्या कमेटी और सब कमेटी का सिस्टम था, हमें इंस्क्रिप्शंस से पता चला। फिर हमें पता चला कि उस वक्त लैंड ग्रांट्स होते थे। प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ही हमें बताती है कि उस वक्त लैंड ग्रांट्स किए जाते थे ब्राह्मणों को, दूसरे ऑफिशियल्स को। फिर हमें पता चला वहां के पॉलिटिकल आइडियाज, कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था, जैसे कि अशोकास धम्मा। अशोका के धम्मा पढ़ने से ही तो हमें पता चला कि मौर्यन एम्पायर के दौरान, अशोका के रूल के दौरान किस प्रकार के आइडियाज प्रिवेलेंट थे। अब अशोका का धम्मा कहाँ लिखा हुआ है, ये भी तो एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, यानी कि इंस्क्रिप्शन से हमें ये चीज बता रही है। और लास्ट में जाकर मुझे अगर कोई लिमिटेशन मालूम है तो वो भी लिख देते हैं। लिमिटेशन क्या है, ज्यादातर इंस्क्रिप्शन किंग्स को प्रेज करती है और उनको एग्जेजरेट करती है। एग्जेजरेट का मतलब उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिनको हम लोग लिटरली ट्रू नहीं मान सकते। तो इंस्क्रिप्शंस की एक लिमिटेशंस ये है कि इंस्क्रिप्शंस में जो बातें कही गई थी जरूरी नहीं है कि वो लिटरली ट्रू हो, बिकॉज उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हो सकता है। जैसे कि हमने समुद्रगुप्त के बारे में एक इंस्क्रिप्शन देखी थी, उस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है विच में नॉट बी लिटरली ट्रू। तो कई बार इंस्क्रिप्शंस को हम लोग एग्जेजरेशन मान लेते हैं प्रेस के लिए, प्रशंसा के लिए। जैसे प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था, प्रशस्ति है, तारीफ में लिखा गया है, तो तारीफ में कभी कभी हम लोग अतिशयोक्ति, एग्जेजरेशन कर देते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और कंक्लूजन में क्या लिख दिया मैंने, इंस्क्रिप्शंस आर वैल्यूएबल सोर्सेस फॉर पॉलिटिकल हिस्ट्री बट दे मस्ट बी एनालाइज क्रिटिकली। उनकी आलोचना करनी भी जरूरी है, क्रिटिकली एग्जामिन करके ही आप सही चीज पता लगा पाओगे। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद में अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एनालाइज हाउ एग्रेरियन एक्सपेंशन कंट्रीब्यूटेड टू स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया। क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ है। इस बार मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज हो सकता है आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इतने ईजी भी ना हो, बिकॉज अभी तक पेपर मोर कॉमन मीडियोकर लेवल के थे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग लैंग्वेज को समझे। देखिए वो क्या कह रहा है,
सबसे पहले अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, जिसकी अभी हम लोग इतनी देर तक बात कर रहे थे, अशोका वाला पीरियड, मौर्यन एम्पायर का। सेकंड, वहां पर हुआ स्टेट फॉर्मेशन। स्टेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है मोर कॉमन गवर्नमेंट। वहां पर गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट से मतलब है रूलर्स, उनका रूल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ। देखिए, हड़प्पन सोसाइटी जब खत्म हो गई थी तो उसके बाद में वो सारे लोग शायद शिफ्ट होकर आज जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार है उस इलाके में चले गए थे, और वहां पर आगे जाकर सबसे बड़े महाजनपदास बने थे, बड़े टाउन्स डेवलप हुए थे। और उन टाउन्स के अंदर उन्होंने बड़े टाउन का रूप ही क्यों लिया? बिकॉज वहां पर एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ, यानी कि वहां पर बहुत सारे किसान थे, उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया, खेती बढ़ी, जिस वजह से ज्यादा पॉपुलेशन सरवाइव कर पाई उस खेती के दम पर, और ये बड़े टाउन बन गए। तो ऐसे में स्टेट को फॉर्म करने में किस प्रकार एग्रेरियन एक्सपेंशन की मदद मिली, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप ना अपने इस पूरे आंसर में एग्रेरियन एक्सपेंशन को समझाओ, बताओ कि उस पीरियड में एग्रेरियन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन यानी विस्तार, फैलाव कैसे हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली हिस्टोरिक इंडिया की। अर्ली हिस्टोरिक इंडिया से हमारा मतलब हमेशा 600 बीसीई ऑनवर्ड्स होता है, क्योंकि वो पीरियड था जिसके बाद में मगध वगैरह बने थे। तो इस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर मेन सोर्स हुआ करता था लाइवलीहुड का, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। उस जमाने में कौन सा सर्विस सेक्टर था, या इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, या मैन्युफैक्चरिंग होता था, वहां पर तो केवल लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। अब उसके बाद में मैं एक्सपेंशन वाला पॉइंट बताऊंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इस पीरियड में हुआ इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि ज्यादातर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और उनको अंडर कल्टीवेशन लिया गया। क्या हुआ? ज्यादा जंगलों को काटकर उसकी जगह खेत बनाने से क्या हुआ? फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, और इसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर पाई। जनरेशन ऑफ सरप्लस, अब क्या हुआ? देखिए, एग्रीकल्चर में पहले ना सबसिस्टेंस होता था, यानी कि किसान जो कुछ भी उगाता है वो अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के लिए ही उगाता है, उसे वो खुद ही कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इस पीरियड के दौरान सबसिस्टेंस के अलावा लोगों ने कमर्शियल भी होने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि सरप्लस हो रहा था। मान लीजिए एक किसान अपने परिवार के लिए खेत में कुछ उगाता है, तो वो उसे कंज्यूम करेगा, अपने परिवार के साथ खाएगा। लेकिन अगर जितना उसके परिवार को खाने के लिए चाहिए उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाती है, उससे ज्यादा उग जाता है उसके खेत में, तो वो उसका क्या करेगा? ये जो एक्स्ट्रा उगा, जिसकी उसको जरूरत नहीं है, उस एक्स्ट्रा को कहते हैं सरप्लस। और इस सरप्लस की वजह से क्या हुआ? इस सरप्लस की वजह से वो उसको मार्केट में बेच पाया कमाई के लिए, और इसी से बनना शुरू हुआ टैक्स। क्यों? क्योंकि हर एक फार्मर क्या करता था? अपने परिवार के लिए उगाता, और जो सरप्लस होता उसको सेल करता, सेल करने से उसकी इनकम होती, इससे रेवेन्यू जनरेट होता, और ये रेवेन्यू टैक्सेबल था। रूलर्स इसके ऊपर टैक्स लेते थे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि इस पीरियड के दौरान जनरेशन ऑफ सरप्लस हुआ। फिर इसकी वजह से अर्बन सेंटर्स बने। अर्बन सेंटर्स बने क्यों? क्योंकि सरप्लस फूड जो था वो ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे मार्केट बने, मार्केट बने तो बहुत ज्यादा लोग वहां आने लगे, तो अर्बन सेंटर डेवलप हो गए। और फिर इसकी वजह से क्या हुआ? रेवेन्यू सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। जो रूलर्स थे उन्होंने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया पीजेंट्स से, क्योंकि अब पीजेंट्स केवल अपना पेट थोड़ी भर रहा है, वो तो कमा रहा है, वो तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर आप पैसे कमाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स का सिस्टम डेवलप हुआ। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे एक चीज और हुई, वो थी सोशल डिफरेंशिएशन। कंट्रोल ओवर लैंड एंड सरप्लस क्रिएटेड पावरफुल लैंड ओनर्स। जब बड़े बड़े खेत होने लगे, बड़े गांव, बड़े शहर बनने लगे, तो धीरे धीरे लैंड ओनिंग क्लास का जन्म हुआ। जमींदार, जोतेदार, इस प्रकार के सोशल स्ट्रेटा बने, और धीरे धीरे लोग लोकल एलीट बन गए, यानी उच्च वर्ग के लोग रह गए, कुछ पुअर रह गए। तो ये सारी चीजें बताती है कि स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए, मैंने इन सब को ना एक क्रम में लिखा है। सबसे पहली चीज थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ना, जंगल काटो, उसकी जगह खेत बनाओ। उससे क्या होगा? ज्यादा खेत होंगे तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो अर्बन सेंटर्स बनेंगे, अर्बन सेंटर बनेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। ज्यादा कोई कम टैक्स देगा, कोई ज्यादा टैक्स देगा, किसी के पास ज्यादा जमीन होगी, किसी के पास में कम जमीन होगी, तो सोशल डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक ऑर्डर चल रहा है, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ जाओ कि ये किस ऑर्डर में काम कर रहा है तो वैसे भी आप आंसर दे सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है इस बार के लिए और बड़ा इजी क्वेश्चन है। हाउ डिड अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्मा हेल्प इन मेंटेनिंग हिज एम्पायर? अशोका ने धम्मा का कॉन्सेप्ट दिया था, हम लोग हिंदी में से धर्म कह देते हैं, वहां पे बुद्धिज्म में इसको धम्मा कहकर बुलाया गया है। तो अशोका की जो धम्मा की पॉलिसी थी उससे वो अपना एम्पायर कैसे मेंटेन कर रहा था ये बताना है। बहुत इजी सी बात है। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि धम्मा की पॉलिसी क्यों आई, कब आई। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिख दी कि कलिंग के वार के बाद में अशोका ने पॉलिसी ऑफ धम्मा अपना लिया। कलिंग का जो वार, जो उड़ीसा में एक प्लेस हुआ करती थी, जब वहां पर वार हुआ बहुत सारे लोग मारे गए, अशोका का हार्ट चेंज हो गया और उसने धम्मा अपना लिया। अब इसकी वजह से वो अपने वास्ट एम्पायर को पीसफुली रूल कर पाया। कैसे समझाते हैं। सबसे पहले ये धम्मा हमें मोरल प्रिंसिपल्स देता है, नैतिक उत्तरदायित्व आपके। धम्मा प्रोमोटेड काइंडनेस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, नॉन वायलेंस, प्लस ये हमें देता है रिलीजियस टॉलरेंस यानी धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। फिर धम्मा बना तो धम्मा महामत्तास बने। ये धम्मा महामत्तास या महामत्रास दोनों प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं। ये कौन थे? स्पेशल ऑफिसर्स जिनका काम था अशोका की मोरल टीचिंग्स को स्प्रेड करना। फिर इसी की वजह से पब्लिक मैसेज बनाने का सिस्टम शुरू हुआ, जहां पर रॉक एडिक्ट्स बनाए गए जिनके ऊपर धम्मा की सारी टीचिंग्स को बताया गया। फिर कई वेलफेयर मेजर्स उठाए गए। ऐसा कहा जाता है कि अशोका के इंस्पिरेशन के बाद से रोड्स बिल्ट हुई, ट्रीज प्लांट किए जाने लगे, मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ने लगी। तो कुल मिलाकर धम्मा के थ्रू अशोका ने अपने पूरे एम्पायर को यूनाइट किया। धम्मा नहीं होता तो ये चीजें नहीं होती। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया और ये हमने इसका आंसर दे दिया। ये वीडियो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसको इतना लेट इसलिए बना पाया बिकॉज इतने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मुझे खुद कंपाइल करने में बहुत टाइम लग गया। अब एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल एग्जाम से सफिशिएंट पहले मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया, आप इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ एपिक लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल महाभारत, कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाभारत जो कि एक एपिक यानी एक ग्रंथ है, इस महाभारत की सहायता से आप उस वक्त की सोशल लाइफ को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यानी आपने पढ़ना महाभारत है, अब महाभारत को पढ़कर आप क्या उस वक्त की सोशल लाइफ के बारे में जान सकते हो? बिकॉज उस पीरियड की सोशल लाइफ महाभारत के अलावा हमारे पास में और कौन सा सोर्स है? हमारे पास में कुछ लिटरेचर ही तो अवेलेबल है उस पीरियड का। तो उस पीरियड के लिटरेचर, फॉर एग्जांपल महाभारत, आपका तो पूरा चैप्टर जो है ये किनशिप कास्ट एंड क्लास, वो मोस्टली महाभारत पर ही तो बेस्ड है। तो इसको पढ़कर आपने वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में क्या पता लगाया? अगेन मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया भी महाभारत तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एपिक टेक्स्ट है, लेकिन इसको बड़ा केयरफुली पढ़ा जाना चाहिए। अब देखो महाभारत से हमें सोशल लाइफ के बारे में कैसे पता चला? पहली चीज़ हमें वहाँ से मिला इंफॉर्मेशन अबाउट किनशिप एंड फैमिली। कैसे? महाभारत की कहानी में कुरु फैमिली के बारे में बताया गया है, जहां पर दो कजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, पांडवास और कौरवास, ये हमें वहां से पता चला। फिर महाभारत से हमें पता चला कि उस वक्त वर्ण सिस्टम हुआ करता था, एक सोशल ऑर्डर था, क्योंकि हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जो उसमें हमें उस वक्त की वर्ण व्यवस्था के बारे में बताते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, बिकॉज वो उनके हिसाब से एक लोअर वर्ण से बिलोंग करता था, निषाद कैटेगरी का था। तो ये चीज़ हमें वहाँ से पता चली। उस वक्त की पोजीशन ऑफ विमेन, जैसे कि हमें उस वक्त द्रौपदी और कुंती के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिससे हमें उस वक्त की पोजीशन ऑफ विमेन पता चलती है। उस वक्त के पॉलिटिकल आइडियाज़, किस प्रकार धर्म, ड्यूटीज़, भगवद गीता, ये सारी चीज़ें पता चलती है। और फाइनली लिमिटेशन कैसे? महाभारत एक रिलीजियस टेक्स्ट है। रिलीजियस टेक्स्ट का मतलब बेसिकली ये धर्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, ये केवल प्योरली पॉलिटिकल नहीं था। प्लस इसमें बहुत सारे मिथ है, यानी हो सकता है कई बातें एक फेरी टेल की तरह, कई बातें ऐसी है जो नॉर्मेटिव ना होकर वो हमें सिर्फ ज्ञान देने के लिए बताई गई हो, या हो सकता है उसमें कुछ एग्जेजरेशंस किया गया हो, जैसे राक्षसों का बताया गया है या फिर बहुत ऊंचे कद के लोगों का बताया गया, तो वो एक हो सकता है एग्जेजरेशन भी हो। कुल मिलाकर हमें महाभारत से उस वक्त की सोशल लाइफ के बारे में ये चीज़ें ज़रूर पता चल जाती है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ चैप्टर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्तूपाज इन बुद्धिज्म।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। अब बुक में तो इसको बहुत शॉर्ट में बता दिया, लेकिन बुद्धिज्म में स्तूपा की क्या इंपॉर्टेंस है बताओ। तो सबसे पहले तो आप यही बता दो कि स्तूपा क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिख दिया, स्तूपाज वर इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, धार्मिक स्ट्रक्चर ही तो थे। क्यों बनाया गया था उनको, टू प्रिजर्व द सेक्रेड रिमेन्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो अंश बचे थे, जो उनके सेक्रेड यानी पवित्र रिमेन्स थे और दूसरे मॉन्क्स के, उन्हीं को स्तूपा के अंदर बरी किया गया था। तो स्तूपा बेसिकली बुद्धा के रिमेन्स को रख रहा है, मोर्टल रिमेन्स जो थे बुद्धा के रेलिक्स, उनको होल्ड करता है, इसलिए ये तो बुद्धिज्म में बड़ी पवित्र चीज हो गई। अब इसके बाद में इससे हमें क्या पता चला, हमें पहली चीज पता चली कि उस वक्त रेलिक वर्शिप होता था। वाई, बिकॉज बुद्धा के फिजिकल रिमेन्स, उनके अंश जो थे शरीर के, उनकी मृत्यु के बाद में इनको संभाल कर इन स्तूपास में रखा गया था। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धिस्ट लोग रेलिक्स में बिलीव करते हैं, पहली चीज पता चली। दूसरी चीज, ये सिंबल ऑफ बुद्धास प्रेजेंस है। अगर बुद्धा की जो भी टीचिंग्स, उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस थी, आज भी उनके डेथ के बाद स्तूपा की वजह से ही तो हम लोग जानते हैं। अगर बुद्ध कभी भी इतने फेमस पर्सनैलिटी नहीं होते, इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं होती, तो उनके लिए हम स्तूपास क्यों बनाते हैं। बुद्ध स्तूपास का होना इस बात का प्रमाण है कि बुद्धा की प्रेजेंस थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगली चीज, ये एक सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा का एक पॉइंट बन गया, बिकॉज लोग वहां पर विजिट करते थे प्रेयर के लिए, मेडिटेशन और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए। प्लस ये आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को भी बताता है, क्योंकि सांची के स्तूपा में बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स है, गेटवेज बने हैं, जिससे हमें उस पीरियड के आर्ट और आर्किटेक्चर का भी पता चल जाता है। तो उन लोगों की रिलीजियस लाइफ, उन लोगों का आर्ट, लिटरेचर, सब कुछ पता चल रहा है। इसीलिए स्तूपास एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये इसका आंसर है। मैंने इन आंसर्स को बनाया है इतनी मेहनत से, सिर्फ आपके लिए इनको कई बार क्रॉस चेक किया ताकि इनमें कोई एरर ना रह जाए। मेरी इतनी मेहनत की हुई है, ये आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इसीलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, एग्जाम से ठीक पहले इनको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर एग्जाम का पेपर टफ भी आया तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द टीचिंग्स ऑफ नॉन वायलेंस इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड? According to me, this is very important for this year's board exam. ये एक सवाल इस बार आने के बहुत चांसेस हैं। क्या बुद्धिज्म और जैनिज्म में नॉन वायलेंस को प्रीच किया गया है, अहिंसा। ये अहिंसा क्या आज के समय में भी रेलेवेंट है? क्या आज के समय में अहिंसा का भी कोई महत्व बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कैसे बताओगे? आप पहले तो ये बता दो कि जी ये बात बिल्कुल सत्य है, जैनिज्म और बुद्धिज्म में नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को बहुत स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया गया है। अब आप ये बताओ कि आजकल के समय में इसकी क्या रेलेवेंस है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आज हमें चाहिए प्रमोशन ऑफ पीस। इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स। ऐसे में इन कॉन्फ्लिक्ट वार को रोकने के लिए नॉन वायलेंस एक अहम टूल हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली अमेरिका, ईरान, इजराइल का वार चल रहा है, तो ये वार हमें क्या बताता है कि वर्ल्ड पीस होनी चाहिए। वार होने के बाद में हमें वर्ल्ड पीस के महत्व के बारे में ज़्यादा पता चलता है। बुद्धिज्म, जैनिज्म तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड, रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। बुद्धिज्म में और जैनिज्म में काइंडनेस को इंकरेज किया गया है, और ह्यूमंस, एनिमल्स, एनिमेट, नॉन एनिमेट, हर चीज़ के लिए काइंडनेस। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर कंट्रोल ऑफ एंगर एंड हेट्रेड। आप अहिंसा को सिर्फ तब प्रमोट कर सकते हो जब आप अपने गुस्से और नफरत को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। चूंकि वहां पर तो एक नॉन एनिमेट चीज को भी दर्द नहीं पहुंचाया जाता, तो ऐसे में ऑब्वियसली दिस शोज रेस्पेक्ट फॉर नेचर। फिर सोशल हार्मनी प्रमोट होती है, सामाजिक एक रसता बनती है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट बताया गया है, अगर आज हम उसको अपनाते हैं तो ये करंट टाइम में बहुत ही रेलेवेंट है। फाइनली आप अपना कंक्लूजन दीजिए कि देयरफॉर द टीचिंग्स ऑफ नॉन वायलेंस इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर हाईली रेलेवेंट एंड नेसेसरी। ये लाइन आपको ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप जो पॉइंट दे रहे हो उसको कंक्लूड हमने यहीं पर किया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इवेल्युएट द रोल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टेम्पल बिल्डिंग इन एक्सप्रेसिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज। आप जानते हो कि इस पीरियड के दौरान, इस चैप्टर का नाम ही ये थिंकर्स, बिलीव्स, बिल्डिंग्स, इस पीरियड के दौरान बहुत सारा आर्किटेक्चर हमें मिला।
टेम्पल बिल्डिंग का काफी महत्व था। और इस टेम्पल बिल्डिंग और आर्किटेक्चर से आप उस वक्त के रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियाज कैसे पता लगाओगे। अब आपको अगर ये क्वेश्चन केवल यहां तक पूछा जाता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि ये चीज तो विजयनगर एम्पायर पर भी फिट बैठती है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर में भी टेम्पल बिल्डिंग का काफी प्रचलन था। लेकिन उन्होंने आपको यहां पर मेंशन किया है कि हम बात कर रहे हैं 600 बीसी से 600 सीई तक। इसका मतलब कि वो थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर तक ही बात कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग आर्किटेक्चर और टेम्पल कौन से डिस्कस करेंगे, जो स्तूपास वाले थे, यहां तक का आर्किटेक्चर ही कंसिडर करेंगे। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसे हिंट मिलेंगे जिससे आपको मालूम चलेगा वो किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। अगर कोई इसको सिर्फ टेम्पल बिल्डिंग का समझ के विजयनगर के टेम्पल एक्सप्लेन करने लग जाता तो पूरा आंसर गलत हो जाता। अब आप देखिए इसमें क्या बताया गया है। इस दौरान हमें मिली बिल्डिंग्स, केव्स, आपको याद हो तो बुद्धिज्म के दौरान हमें केव्स मिली थी जो मेन मेड थी। उन केव्स और मोन्यूमेंटल स्कल्पचर्स वो डिवोशनल और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों बताते हैं। अब सबसे पहले देखिए इनका क्या रोल था। इनका पहला रोल था कि इससे हमें रिलीजियस एक्सप्रेशंस मिली। रिलीजियस एक्सप्रेशंस का क्या मतलब हुआ, यहां पर देखिए स्तूपा, चैत्य और जो रॉक कट केव्स हमें मिली, इनसे हमें कम्युनल वर्शिप और पिलग्रिमेज और मेटीरियलाइजिंग डॉक्ट्राइन्स मिली कि किस प्रकार वो अपने रिलीजन को लोगों के सामने लाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज करते थे। ये उनका रिलीजियस एक्सप्रेशन है। लोग अपनी धार्मिकता को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई भी मंदिर बिल्डिंग ना बनाए बल्कि सिर्फ बैठकर मेडिटेशन करते हो, वो भी तो रिलीजन को एक्सप्रेस करना हुआ। लेकिन हमें ये मालूम चला कि इस वक्त के पीरियड में रिलीजियसली वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बाकायदा बिल्डिंग्स बनाते थे, स्तूपा बनाते, चैत्य बनाते, रॉक कट केव्स बनाते। फिर हमें पता चला पॉलिटिकल लेजिटिमेशन, क्यों, क्योंकि इन सभी को रॉयल पैट्रोनेज प्राप्त थी। आपको याद हो तो चैप्टर की स्टार्टिंग में उन्होंने ये बताया है कि स्तूपास को बनाने के लिए फंड्स कहाँ से आते थे। हमें पता चला कि खुद किंग्स बनवाते थे। अशोका ने इतने सारे फंड्स दिए इन स्तूपास को बनाने के लिए, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, यहाँ तक कि कॉमन पीपल तक ने फंड्स दिए थे। इस समय यह पता चलता है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेशन प्राप्त था। अगर उसको पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त नहीं होता, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता, तो फिर वो लोग क्यों पैसे देते बनाने के लिए। तो इसका मतलब पॉलिटिकल लेजिटिमेशन का पता चला। फिर उनका इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट पता चला, क्योंकि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये पता चलता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी रही होगी, जो इतने अच्छे क्राफ्ट्समैन उस वक्त हुआ करते थे। फिर एक सिंबॉलिक मैसेज भी है। वाई? बिकॉज जिस प्रकार की मूर्तियां, जिस प्रकार के चित्र वहां पर बने हैं, उससे हमें उस वक्त की कास्ट और रिचुअल हायरार्कीज के बारे में पता चला। जैसे कि स्तूपा में हमें पत्थर पर एक चित्र बना हुआ मिला जिसको हम लोग गजलक्ष्मी का नाम देते हैं। वहां पर एलिफेंट्स मिले, लोटस मिले, सरपेंट्स मिले। तो ये चीजें हमें बताती है सिंबॉलिक मैसेज। वाई? बिकॉज हो सकता है उन्होंने एलिफेंट को बताया, क्यों बनाया उन्होंने एलिफेंट को, क्योंकि शायद वो विजडम या फिर पावर बताना चाहते होंगे, इसलिए हो सकता है एलिफेंट का यूज किया हो गया। क्या वो जो गजलक्ष्मी थी वो शायद लक्ष्मी का एक स्वरूप होगी, ये बताने के लिए यूज किया होगा। वहां पर बोधि ट्री का चित्र मिला। तो ये सारी चीजें ना एक प्रकार का सिंबॉलिक मैसेज देती हैं, ये हमें पता चला। क्लियर हो गया आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर में बस एक यही क्वेश्चन और है। हाउ डिड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चैलेंज द ब्राह्मणिकल सिस्टम? बुद्धिज्म, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने ब्राह्मणिकल सिस्टम को चैलेंज कर दिया। मतलब कि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम से अलग थे। कैसे थे? सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स किए। ब्राह्मणिज्म ऑलरेडी इंडिया में एस्टेब्लिश्ड था, बुद्धिज्म और जैनिज्म बाद में आए, और आने के बाद इन्होंने अपने पांव जमाने के लिए, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणिकल सिस्टम को चैलेंज किया।
क्योंकि उस वक्त तो सारे लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम को फॉलो करते थे, सारी पॉपुलेशन एक ही रिलीजियस सिस्टम में आती थी, सनातन धर्म में। तो ऐसे में बुद्धिज्म को और जैनिज्म को अपने फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणिज्म की कमियों को उजागर किया, लोगों के सामने उनको पेश किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार बुद्धिज्म और जैनिज्म उन कमियों को दूर करता है। तो वैसे में उन्होंने रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स किए, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स यानी रीति रिवाज जो उनके हिसाब से गलत थे, उन्होंने उनको क्वेश्चन किया। जैसे सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ करना, हवन करना, ये बड़े महंगे होते थे क्योंकि इसमें बड़ी सामग्री लगती थी, पैसा खर्च होता था। अब आम लोगों के पास में कहाँ इतना पैसा होता था, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। प्लस ओपोजिशन टू कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। क्यों किया? बिकॉज बुद्धिज्म जैनिज्म में माना गया था कि बर्थ कभी स्टेटस डिसाइड नहीं करता। मिज्जिमा निकाय का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो बुद्धिज्म जैनिज्म में कहा गया कि आदमी अपने कर्म से ऊंची वर्ण का या लोअर हो सकता है, लेकिन अपने जन्म से नहीं हो सकता। जबकि ब्राह्मणिज्म में यह कहा गया कि आदमी केवल जन्म से ही अपना स्टेटस तय कर लेता है। अगर शूद्र जाति में पैदा हुआ तो वो शूद्र रहेगा, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो ब्राह्मण रहेगा। तो इस चीज को रिजेक्ट किया बुद्धिज्म जैनिज्म में। प्लस इसमें केवल गुड कंडक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई, एक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्थ से, बुद्धिज्म जैनिज्म में बोला गया। इसमें यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज आपको मालूम हो तो बुद्धिज्म जैनिज्म में पाली और प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया है कॉमन लोगों को रीच बढ़ाने के लिए। जबकि ब्राह्मणिज्म जो था, टिपिकल ब्राह्मणिज्म केवल और केवल संस्कृत पर डिपेंड करता था। वैदिक संस्कृति जो कड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, हर किसी को तो पढ़ना ही नहीं आता था, तो ब्राह्मण्स ने संस्कृत में अपने वेदास कंपाइल करे। क्यों? ताकि आम लोग ब्राह्मण्स की हेल्प से ही पढ़ सके, ताकि राइट इंटरप्रिटेशन केवल ब्राह्मण दे पाए। लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म का जो लिटरेचर था वो तो पाली और प्राकृत में लिखा गया, जो आम आदमी खुद पढ़ सकता है बिना किसी की हेल्प के। प्लस इसमें मोनास्टिक सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने मोनास्ट्रीज बनती थी, विहार बनते थे, जहां पर किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, एक राजा भी और एक भिखारी भी। तो बुद्धिज्म जैनिज्म में ये खास चीजें थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। इसमें हमें डिस्कस किया गया है इवेल्युएट यूजफुलनेस एंड लिमिटेशन। अल बिरूनी का जो अकाउंट है काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट है, उसमें हमें यूजफुलनेस देखने को भी मिलती है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ लिमिटेशन यानी उसकी कुछ बंदिशें भी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। वो क्या है देखिए, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख लेना। जैसे कि ये 11वीं सेंचुरी में इंडिया आया। अब यूजफुलनेस क्या है इसकी, इससे हमें डिटेल्ड स्टडी मिलती है इंडियन रिलीजन और फिलोसफी की, क्योंकि अल बिरूनी ने इंडिया में आकर संस्कृत स्टडी करी और उसने संस्कृत के टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया। हमें हिंदू बिलीव्स और कस्टम्स के बारे में पता चला अल बिरूनी की वजह से, ये यूजफुलनेस है उसके अकाउंट की। दूसरी, साइंटिफिक और कंपैरेटिव अप्रोच पता चली, क्योंकि उसने इंडियन कल्चर को इस्लामिक कल्चर के साथ कंपेयर कर दिया और वो भी बड़े ऑब्जेक्टिव मैनर में। तो इस कंपैरिजन की वजह से हमें एक नई अप्रोच पता चली, तुलनात्मक अध्ययन कर पाए हम लोग। फिर हमें यहाँ के सोशल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि अल बिरूनी ने उस जमाने में जो बुक लिखी थी, उस बुक की वजह से हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि अल बिरूनी के अकाउंट में हमें कल्चरल बायस देखने को मिलता है, एक प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक फॉरेनर था, विदेशी था। अब विदेशी जब इंडियन कस्टम्स को स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसे मिसअंडरस्टैंड भी तो कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है उनके समझने में कुछ बायस आ गया हो। या फिर दूसरी चीज, उसने हमेशा अपर क्लासेस पर फोकस किया, उसने हमेशा फ्रॉम द टॉप स्टडी करी, वो राजा महाराजाओं से लेकर नीचे की ओर स्टडी करता था। तो ऐसे में उसने ज्यादातर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और अपर कास्ट सोसाइटी के ट्रेडिशंस ही बताए। जो लोअर क्लास था, मीनियल्स थे, उनके बारे में उसने कुछ ज्यादा नहीं लिखा। ये उसकी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, Why must historians treat travelers accounts cautiously? जब हिस्टोरियन इन फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो उन्हें ये अकाउंट्स बड़े कॉशियसली यानी बड़ी सावधानी से पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेवलर अकाउंट्स होते हैं इनमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती है इंटरप्रिटेशन की, है ना। तो हिस्टोरियंस इसमें जो पढ़े उसको सीधा का सीधा सत्य नहीं मान सकते, उसको पूरा इतिहास नहीं मान सकते। अब क्यों नहीं मान सकते, क्या क्या कमियां हैं इनके अंदर, वो चीज यहां पर बताई गई है। जैसे पहली कमी है कल्चरल बायस, जो भी हमने डिस्कस किया। अल बिरूनी जैसे अकाउंट्स में हमें देखने को मिलता है कि वो लोग फॉरेनर्स थे,
इंडिया में आकर स्टडी करते हैं और इंडियन प्रैक्टिसेस के बारे में बुक्स लिखते हैं, लेकिन वो लोग इंडियन प्रैक्टिसेस के बारे में अनफेमिलियर है। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन यहाँ के सोशल कस्टम्स का दिया वो इतना एग्जैक्ट या अप्रोप्रिएट ना हो। ये कल्चरल बायस है, इसीलिए हमें बड़े कॉशियसली इनको पढ़ना पड़ता है। प्लस जब वो फॉरेनर्स थे और इंडिया में आते हैं तो उनको यहाँ की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थी, बड़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने इंडियन कस्टम्स को पढ़ा होगा, लोकल लैंग्वेज वो ज़्यादा जानते नहीं होंगे, तो ऐसे में बहुत चांसेस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई होंगी। फिर फोकस ऑन एलिट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने ज़्यादातर एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से, किंग्स रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी था वो बुक्स में लिखा, हमें ऑर्डिनरी विलेजर्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चलता। प्लस इनकी बुक्स में एग्जेजरेशन और पर्सनल ओपिनियन बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे फ्रांसवा बेर्नियर की बुक में आप देखिए, फ्रांसवा ने तो इंडियन कस्टम्स को बहुत ख़राब भी बताया, उसने तो इंडिया को बैगर्स का लैंड भी बता दिया, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बहुत ख़राब जगह है और उसने इंडिया को एक बैड एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया। ये एग्जेजरेशन है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना और अपने पर्सनल ओपिनियन ले आना। तो फ्रांसवा बेर्नियर के जो अकाउंट्स थे उसमें पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा, ये अपनी बातें मन की लिख देते हैं जो ज़रूरी नहीं है लिटरली ट्रू हो। फिर रेस्ट्रिक्टेड सोशल इंटरेक्शन, ये ट्रेवलर्स जब इंडिया आते थे तो ज़्यादातर अपर क्लास लोगों के कांटेक्ट में होते थे, तो ऐसे में एंटायर सोसाइटी को तो ये लोग नहीं समझ सकते थे। तो इस वजह से ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि ट्रेवलर के अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे में हमेशा इनको कॉशियसली ही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इसमें कहा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी मूवमेंट्स इनको कंपेयर करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स बोर्ड एग्जाम। इनके बिलीव्स, इनके प्रैक्टिसेस और इनका सोशल इम्पैक्ट, इनका समाज पे जो असर पड़ा, इनकी धार्मिक मान्यताएं, इनकी प्रैक्टिसेस को कंपेयर करो। अभी तक चैप्टर में भक्ति अलग आधा पोर्शन, सूफी अलग आधा पोर्शन, लेकिन यहाँ पर तो आपको कंपेयर करने के लिए पूछ लिया। तो अब आप कैसे कंपेयर करोगे? तो पहले इंट्रोडक्शन में भी भक्ति सूफी मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है मिडिवल पीरियड का। अब हम लोग अर्ली हिस्ट्री से आगे बढ़कर मिडिवल पीरियड पे आ गए। अब देखो कंपैरिजन, इसने कंपैरिजन किसका बोला है? बिलीफ्स का, प्रैक्टिसेस का और सोशल का। तो मैंने तीनों अलग अलग कर दिए। सबसे पहले बिलीफ का कंपैरिजन करते हैं। देखो, भक्ति सेंट्स बिलीव्ड इन डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड। भक्ति सेंट्स में पर्सनल गॉड होते थे, वो विष्णु और शिवा। अलवार नैनार आपको बुक में दिए गए हैं। वो लव, सरेंडर और फेथ पर विश्वास करते थे। और वहीं इसके ऑपोजिट जो सूफी थे, दे बिलीव्ड इन डिवोशन टू अल्लाह एंड एम्ड एट अचीविंग यूनिटी विद गॉड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। भक्ति एक प्रकार से जो सिस्टम था भक्ति मूवमेंट का, उसमें विष्णु, शिवा जैसे गॉड्स थे, एक से ज़्यादा गॉड एग्जिस्ट करते थे। लेकिन सूफी में केवल डिवोशन टू अल्लाह ही है और कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। उसमें इनर प्योरिटी ओवर एक्सटर्नल रिचुअल्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी कि आप एक्सटर्नल रिचुअल्स के पीछे मत भागो, सिर्फ इनर प्योरिटी डेवलप कर लो, आपको गॉड से यूनाइट होने को मिल जाएगा। लेकिन भक्ति मूवमेंट्स में एक्सटर्नल रिचुअल्स का भी काफ़ी योगदान है। प्रैक्टिसेस की बात करें तो भक्ति सेंट्स अपना डिवोशन एक्सप्रेस करते थे भजन, कीर्तन और पोएट्री के थ्रू। लेकिन सूफी जो थे वो करते थे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के थ्रू। जैसे कि उनके यहाँ पर एक पीर यानी टीचर होते थे जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाते थे, म्यूजिकल गैदरिंग्स होती थी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। भक्ति में हमेशा लूज ऑर्गेनाइजेशंस थी, यानी कि वो लोग कुछ सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, है ना, धर्म स्थल बनाए जाते थे। लेकिन सूफीज जो बनाते थे उनको कहते थे कानखा। तो भक्ति में लूज ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे तो आज एग्जिस्ट तक नहीं करते, लेकिन सूफीज के खानका आज भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी उन्होंने उसको बिल्ड किया था काफ़ी स्ट्रांगली। फिर बात करते हैं इनके सोशल इम्पैक्ट की, तो ये दोनों ही मूवमेंट्स में एक चीज़ देखने को मिलती है और वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसको हमेशा रिजेक्ट किया गया है, इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। दोनों में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जिससे कॉमन पीपल अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सूफी ऑर्डर्स वर समटाइम्स लिंक्ड विद पॉलिटिकल रूलर्स एंड भक्ति सेंट्स ऑफन रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। ये एक बड़ा डिफरेंस देखिए। पहली बात सिमिलैरिटी, भाई सोशल इम्पैक्ट दोनों का बढ़िया था। दोनों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन
को दूर करने की बात की गई, इक्वलिटी को प्रमोट किया गया, लेकिन सूफी ऑर्डर्स है ना हमेशा पॉलिटिकल रूलर्स के साथ में जुड़े थे। आपको याद होगा तो उसमें बुक में बताया गया कि अक्सर खानखास में रूलर्स भी विजिट करते थे, जैसे कि अकबर ने कितनी ही बार विजिट किया था अजमेर की दरगाह को, तो वहाँ पर हमें पॉलिटिकल रूलर्स के साथ में लिंक मिलता है ना सूफीज में। लेकिन भक्ति मूवमेंट्स में कहीं पर ऐसा नहीं है। अंदल और करेकाल अम्मैयार के जीवन काल के दौरान उनको किसी बड़े रूलर से जोड़ा ही नहीं गया कि उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर वो आते थे या उनको पेट्रोनेज देते थे, लेकिन सूफीज के लिए चीज़ें मिलती है, ये एक चीज़ हो गई। तो ये इन दोनों में कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट, एनालाइज द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों मूवमेंट्स में विमेन का कंट्रीब्यूशन कैसा है? तो देखिए भक्ति सूफी मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सेम इंट्रोडक्शन मैंने वापस दे दिया। अब पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन का ही तो पूछ रहा है, बता दो। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन भक्ति एंड सूफी, यानी आपको दोनों में विमेन का कंट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा। अब भक्ति में कंट्रीब्यूशन आप जानते हो, आपकी बुक में लिखा गया है मीराबाई, अंदल और अम्मैयार, करेकाल अम्मैयार, लेकिन सूफी में तो आपके किसी विमेन का नाम ही नहीं दिया। तो ऐसे में मैंने अपनी ओर से ऐड कर दिया एक विमेन जिसको सूफी मूवमेंट से जोड़ा जाता है, वो थी रबिया ऑफ बसरा। एक एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना, बुक में नहीं है तो आप अपने मन से लिख दीजिए। तो ऐसे में भक्ति में विमेन सेंट्स हो गई मीराबाई, अंदल, अम्मैयार, और सूफी ट्रेडिशन में हो गई राबिया ऑफ बसरा। इतना सा नाम याद रख के लिख देना। इन्होंने क्या करा, डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोएम्स कंपोज करे, ये पहला कंट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा, चैलेंज टू सोशल नॉर्म्स, उन्होंने उस वक्त के जो ट्रेडिशंस थे, जैसे कि औरतों को तो शादी करनी चाहिए और घर संभालना चाहिए, इन हाउस होल्ड ड्यूटीज के खिलाफ गए। जैसे मीराबाई ने अपनी रॉयल लाइफ छोड़ दी कृष्णा के डिवोशन के लिए। फिर प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, भक्ति और सूफी में इन औरतों ने हमेशा कास्ट और जेंडर के मैसेजेस दिए। इन्होंने कभी भी कास्ट रोल या जेंडर रोल्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इससे क्या हुआ, विमेन को स्पिरिचुअल रेस्पेक्ट मिली। फिर यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन्होंने ब्राह्मण्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत का यूज ना करके लोकल लैंग्वेज में अपने भजन और गीत कंपोज किए। फिर अब इनकी लिमिटेशंस बात कर लेते हैं। डिस्पाइट दीज एग्जाम्पल्स मोस्ट वुमेन स्टिल फेस सोशल रेस्ट्रिक्शन। भले ही समाज को इन्होंने सुधारने की कितनी कोशिश करी, लेकिन अंदल या अम्मैयार को बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा। सोसाइटी ने उनको इतना आसानी से कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सोसाइटी तो मानती है औरत है तो पति की सेवा करे, बच्चों का ध्यान रखे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समाज से लड़के अपना स्टेटस बनाया। ये एक लिमिटेशन भी है। तो ये हमें पता चलता है कि इन लोगों का क्या योगदान है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए, एनालाइज हाउ आर्किटेक्चर रिफ्लेक्टेड द पावर एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। द विजयनगर एम्पायर, अब सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने ये लिख दिया कि विजयनगर एम्पायर कौन से पीरियड में है, 13th to 16th सेंचुरी। इन्होंने एक मैग्निफिशेंट कैपिटल बनाई, हम्पी। अब क्वेश्चन को समझ गए ना, देखो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि उस वक्त का जो आर्किटेक्चर था, जो विजयनगर के रूलर्स ने आर्किटेक्चर बनाया, वो किस प्रकार उनकी पावर और प्रॉस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको उस वक्त के आर्किटेक्चर को बताना है, और ये बताना, आर्किटेक्चर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये बताओ कि वो उस वक्त के पावर और प्रॉस्पेरिटी को कैसे बता रहा है। तो उसके लिए देखो हमने क्या लिखा है, सबसे पहले विजयनगर के आर्किटेक्चर के फीचर्स। 1, वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन पाई गई थी। क्यों, ये हमें बताती है कि वो लोग मिलिट्री स्ट्रेंथ पर ध्यान देते थे, नीड टू प्रोटेक्ट ए वेल्दी कैपिटल, इस पर ध्यान देते थे। फिर हमें वहां पर रॉयल सेंटर मिला, है ना। इससे इस रॉयल सेंटर के अंदर पैलेस बने हुए थे, ऑडियंस हॉल थे, प्लेटफॉर्म लाइक महानवमी डिब्बा थे। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं रॉयल पावर एंड वर यूज्ड टू फॉर ग्रैंड सेरेमनीज। मैंने पूरी बुक की लैंग्वेज लिखने की कोशिश करी है, बहुत मेहनत लगी है मेरी इन आंसर्स को बनाने में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इनको बहुत ध्यान से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले और इसको अच्छे से समझ लें, बिकॉज मेरी इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए है कि एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद में है और आपको इन सब को प्रॉपर लर्न करने के वजह से लैंग्वेज भी इजी रखी है। अब आगे देखिए, हमें वहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर मिला, जैसे कि विरूपक्षा टेम्पल या विठला टेम्पल, बड़े रिचली डेकोरेट किए गए थे। इससे क्या पता चलता, इससे पता चलता है उनका रिलीजियस डिवोशन, उनकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट।
हमें वहाँ पर टाउन प्लानिंग देखने को मिली। इससे हमें जैसे टाउन प्लानिंग कैसे, उन्होंने भी हड़प्पा की तरह टाउन को डिवाइड करा था सेक्रेट सेंटर, रॉयल सेंटर और रेजिडेंशियल एरिया में। वहाँ पर मार्केट्स थे। इससे हमें पता चलता है उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में। यानी कि आप सिर्फ विजयनगर का आर्किटेक्चर स्टडी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हर चीज़ में पावर और प्रॉस्पेरिटी का शो किया गया है। टेम्पल आर्किटेक्चर उनकी पावर को बताने के लिए, इतनी मजबूत फोर्टिफिकेशन वॉल्स, उनकी अर्बन प्लानिंग, उनका एडवांस्ड वाटर सिस्टम, हर चीज़ ये बताती है कि किस प्रकार वो उनकी इतने पावर थी। विजयनगर के रूलर्स ने हर चीज़ इतने ग्रैंड स्केल पे सिर्फ इसलिए की बिकॉज दे वांटेड टू शो देयर पावर। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल गोपुरम्स, उन्होंने इतने ग्रैंड गोपुरम्स क्यों बनाए, ताकि अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को दिखा सकें। तो ये सारी चीज़ हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ टेम्पल्स इन द विजयनगर एम्पायर। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विजयनगर एम्पायर अपने टेम्पल्स के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। अब इनके जो टेम्पल्स थे उनका क्या रोल है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगता है टेम्पल्स क्यों होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्पल्स क्यों बनाते हैं तो आप कहोगे रिलीजियस पर्पस से, वहाँ पे लोग जाएं, प्रे करें, मेडिटेशन करें, रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए। लेकिन विजयनगर में ऐसा नहीं था। वहाँ पर टेम्पल्स ना सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स के लिए बने बल्कि वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल भी प्ले करते थे। कैसे? इनकी ना सिर्फ रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस ही है। मंदिर कोई रिलीजियस पर्पस से ही बनाएगा, वर्शिप के लिए, डिवोशन के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये इकोनॉमिक सेंटर्स थे। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स ओवन लैंड, दे रिसीव्ड डोनेशन फ्रॉम रूलर्स। इनमें प्रीस्ट को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, आर्टिसंस को, वर्कर्स को, लोकल इकोनॉमी चलती थी टेम्पल्स की वजह से। और फिर उसके बाद में ये सेंटर्स ऑफ ट्रेड थे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अक्सर टेम्पल के पास में होते थे। आपको याद हो, तुमने बोला था विजयनगर एम्पायर के हमें वहाँ पर हर एक टेम्पल के सामने एक सीधी सी रोड मिली थी जो टेम्पल को लीड करती थी, और वहाँ पे दोनों तरफ मार्केट्स बन गए थे। तो ये तो मार्केट इकोनॉमी हो गई। फिर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, क्यों? क्योंकि किंग्स खुद इन टेम्पल्स को बनाते थे। खुद कृष्णदेव राय ने गोपुरम्स का निर्माण किया है। उस वक्त के नायक्स, अमर नायक्स ने इतने सारे गोपुरम बनाए, जिससे ये पता चलता है कि उनको रॉयल पेट्रोनेज प्राप्त थी। प्लस ये कल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करते थे। यहाँ पर आर्ट, म्यूजिक, डांस, एजुकेशन सब कुछ होता था। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि टेम्पल्स जो थे ना केवल रिलीजियस बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंस रखते थे। ये इसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है एसेस द इफेक्ट्स ऑफ मुगल रेवेन्यू सिस्टम ऑन एग्रेरियन रिलेशंस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये कह रहा है कि मुगल का जो रेवेन्यू सिस्टम था, पीजेंट जमींदार वाला जो चैप्टर है, मोर कॉमन मुगल्स के बारे में ये, और मोस्टली आईने अकबरी यानी कि अकबर के पीरियड की बात ज़्यादा करता है। तो उस वक्त मुगलों ने जो एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, है ना, उस रेवेन्यू सिस्टम का उन किसानों पर क्या फ़र्क पड़ा, एग्रेरियन रिलेशन पर उसका क्या असर पड़ा, तो वो देखिए ये बताया गया है। मुगल एम्पायर पूरी तरीके से लैंड रेवेन्यू पर डिपेंड करता था, ये चीज़ बुक में आई है। अकबर के टाइम तो सिस्टमेटिक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इससे वहाँ के पीजेंट, जमींदार और स्टेट पर क्या रिलेशन बना, उससे वहाँ के एग्रेरियंस पर क्या असर पड़ा, वो देखिए। पहली चीज़, मुगलों के बनाए रेवेन्यू सिस्टम की वजह से क्या हुआ, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट कंट्रोल। क्यों? क्योंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अब लैंड को मेजर करवाएगा, फिर उसके ऊपर रेवेन्यू को फिक्स करेगा क्रॉप प्रोडक्शन के आधार पर। इस वजह से स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित हो जाएगा, यानी कि स्टेट कंट्रोल बढ़ रहा है रेवेन्यू सिस्टम से। दूसरा, रोल ऑफ जमींदार। अब जो मुगल रूलर है, अकबर खुद थोड़ी जा सकता है एक एक किसान से टैक्स वसूल करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसे इस काम के लिए अपने नीचे जमींदारों को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अब ये जमींदार एक इंटरमीडियरी बन जाएगा, मध्यस्थ, पीजेंट्स और मुगल स्टेट के बीच में। पीजेंट से टैक्स लेगा, मुगल स्टेट को देगा, तो ऐसे में जमींदारों का रोल बढ़ गया। फिर प्रेशर ऑन पीजेंट्स, पीजेंट्स के ऊपर एक प्रेशर आ गया। क्यों? क्योंकि अक्सर ये जो मुगल रूलर्स थे जो टैक्स मांगते थे, जो रेवेन्यू डिमांड थी वो बहुत हाई होती थी, तो पीजेंट्स पर प्रेशर क्रिएट होता था। धीरे धीरे कुछ पीजेंट्स रिच हो गए, प्रॉस्पर हो गए, और स्मॉल पीजेंट्स सफ़र करने लगे, यानी इससे रूरल इनइक्वालिटी बढ़ी।
और फाइनली एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि रूलर्स चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। ज़्यादा टैक्स तो तब मिलेगा जब ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होंगी। ज़्यादा क्रॉप्स कब ग्रो होंगी? जब आप कल्टीवेशन को बढ़ावा दोगे। तो ऐसे में आप कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि मुगलों का जो रेवेन्यू सिस्टम था उससे किसानों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये पॉइंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसको एक बार आप पढ़ लेना। मैं आपको इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट देन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में ही रखना ठीक रहेगा। नेक्स्ट है एनालाइज द रोल एंड पोजीशन ऑफ विमेन। उस पीरियड के दौरान विमेन का क्या रोल था, उनकी क्या पोजीशन थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली इंडियन सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट। भाई एक तो आपने महाभारत वाले चैप्टर में पढ़ा, उसमें द्रौपदी और कुंती के थ्रू उन्होंने आपको विमेन का रोल और पोजीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी मनुस्मृति के थ्रू। लेकिन इसके अलावा अगर आप अर्ली इंडियन सोसाइटी में और भी कोई देखो तो हमें कई चीज़ें मिलती है। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने महाभारत और इस पीरियड दोनों से मिक्स करके बनाया है, तो आप इसको पीजेंट, जमींदार इन स्टेट में भी ले सकते हैं, और आप चाहो तो इसको उस थर्ड चैप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पोजीशन ऑफ विमेन को सबसे पहले इन सब में पता चलता है पोजीशन इन फैमिली। इनकी पोजीशन कैसी थी, इनको हाउस होल्ड ड्यूटी करनी पड़ती थी, हस्बैंड, फादर और सन की अथॉरिटी को मानना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि विमेन शुड ऑलवेज बी अंडर मेल प्रोटेक्शन। दूसरा, इससे हमें मैरिज के रूल्स पता चलते हैं। कैसे? मैरिज के लिए बहुत सारे रूल्स थे, जैसे उनको यंग एज पर मैरी कर दिया जाता था। मनुस्मृति जिसमें 8 रिवेस बताए गए हैं कि एक लड़की की शादी कैसे होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, उनके प्रॉपर्टी राइट्स, उनका सोसाइटी में पार्टिसिपेशन, उनका जो भी रोल था वो सब बताया गया है। प्लस लास्ट में वेरिएशन इन रियलिटी। अब यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया ये बुक्स के, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इन रियलिटी उनकी थोड़ी सी अलग दशा थी। जैसे टैक्स के हिसाब से तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स और बताए गए हैं, लेकिन एक्चुअली इतने स्ट्रिक्ट रूल्स क्या उस वक्त समाज की औरतें फॉलो करती थी? ऐसा नहीं है। तो उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी देखने को मिलता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9th चैप्टर की ओर, कोलोनियलिज्म एंड द कंट्रीसाइड। लास्ट वाली बुक पे आ गए, जल्दी ही वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। अब इसको देखिए, इस बार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ध्यान से देखिए, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया, उसकी वजह से उस वक्त का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ने लोगों के सामाजिक जीवन पर, उनके आर्थिक जीवन पर किस प्रकार का असर डाला, ये पूछा गया है। तो आप पूरा परमानेंट सिस्टम मत समझाने लग जाना, आप सिर्फ ये बताओ कि इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या है। इंट्रोडक्शन में आप भले ही कह दो कि भाई परमानेंट सिस्टम को बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आप ये लाइन लिख देते हैं तो आपको देख कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि आपको तो हर चीज़ आती है। प्लस मैंने ये भी बता दिया कि सिस्टम के अंदर लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था परमानेंटली, एंड जमींदार को लैंड ओनर बना दिया गया था। 2 लाइन में पूरा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बता दिया। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब बताओ इसका इम्पैक्ट। पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसकी वजह से न्यू लैंडेड क्लास बनी, और ये न्यू लैंडेड क्लास थी जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ने जमींदारी प्रथा शुरू करी एक प्रकार से, क्योंकि अब जमींदार परमानेंट लैंड ओनर बन गए, पावरफुल लैंडेड्स बन गए। फिर इसकी वजह से हैवी बर्डन ऑन पीजेंट्स आया। अब पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में उनके ऊपर रेवेन्यू डिमांड फिक्स कर दी गई थी जो बहुत हाई थी। अब आपका चाहे क्रॉप फेलियर हो जाए तो रेवेन्यू डिमांड तो हमेशा फिक्स रहेगी, जिससे इकोनॉमिक हार्डशिप पैदा हुई। फिर इससे राइज ऑफ रूरल इंडेटनेस, इंडेटनेस का मतलब हो गया कर्ज, और रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण लोगों पर, जो उस वक्त के किसान थे, रूरल लोग थे, उन लोगों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स को मनी बोरो करना पड़ा मनी लेंडर से रेंट पे करने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन आपसे छीनी जा सकती है और कर्ज बढ़ता चला जाएगा। यही तो वजह है, वो कॉटन बूम वाले पोर्शन में उन्होंने ये सारी चीज़ें समझाई है कि किस प्रकार पुणे के पास वहाँ पे जो भी हुआ सूपा विलेज, और उनका एग्जाम्पल देखे कि किस प्रकार रूरल इंडेटनेस बढ़ी थी। सब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। फिर इंक्रीज इन लैंड ऑक्शन
ऑक्शन, अगर कोई भी जमींदार अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाता तो उसकी लैंड्स को ऑक्शन कर दिया जाता था। इससे क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी इन लैंड ट्रांसफर बढ़ी। फिर ग्रोथ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉवर्टी, लगातार लोगों का शोषण होता गया, गरीबी बढ़ती चली गई। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का ये समाज पर असर पड़ा। मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स बताए जो हमें ये प्रूव करते हैं कि क्या असर पड़ा। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिख दिया, आप कुल मिला के कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट ने स्ट्रेंथन किया जमींदार्स को इकोनॉमिकली एंड सोशली, क्योंकि जमींदार का कद बढ़ा, उनका सोशल स्टेटस बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन, डेट और पॉवर्टी भी बढ़ी। तो ये इसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया। फिर डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन रूरल सोसाइटी। ध्यान से समझिए, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट समझाओ। सोशल और इकोनॉमिक, यहां पे केवल रूरल क्लास की बात नहीं की गई, ग्रामीण परिवेश की बात नहीं गई, एक ओवरऑल इसका क्या सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट था। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है वो केवल ही रूरल सोसाइटी के बारे में ही पूछ ले। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप बाकी सब बातें छोड़ो, आप तो ये बताओ कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का फर्क वहां की रूरल सोसाइटी पर कैसे पड़ा। तो आपको ये बताना पड़ेगा। अगेन वही लाइन मैंने उठा दी इंट्रोडक्शन के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ जमींदार एज लैंड ओनर्स, पहला असर तो ये पड़ा। दूसरा देखो, अब यहां से रूरल सोसाइटी पर आ जाओ, हैवी बर्डन ऑन पीजेंट्स होने लगा। राइज ऑफ मनी लेंडर, रूरल एरियाज में मनी लेंडर्स बढ़ गए, लॉस ऑफ लैंड होने लगा और रूरल पॉवर्टी इंक्रीज हुई। अब आप कहोगे कि ये तो मिलते जुलते पॉइंट है, तो पॉइंट तो मिलते जुलते होंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन में उन्होंने रूरल सोसाइटी पूछा ना, तो हर जगह पे मैं रूरल एंगल को डाल रहा हूं। जैसे कि रूरल पॉवर्टी का इंक्रीज होना, वहां पे हमने क्या बोला, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं रूरल एरियाज में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देना है हमें, वो जो पूछ रहा है उसकी लैंग्वेज के हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनालाइज व्हाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड वेराइड पार्टिसिपेशन एंड डिफरेंट गोल्स अक्रॉस रीजन। जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें पार्टिसिपेशन कई सारे लोगों का था और कई डिफरेंट गोल्स भी थे, यानी कई डिफरेंट क्लास के लोग भी शामिल हुए और हर एक इंसान इस रेबेलियन में अपने एक पर्सनल किसी ग्रीवेंस की वजह से शामिल हो रहा था, है ना। उनके सबके गोल्स डिफरेंट थे जो 1857 के रेबेलियन में शामिल हुए, क्योंकि एक म्यूटिनी के तौर पर शुरू हुआ। तो म्यूटिनी में जो सेपॉयस थे उनका गोल डिफरेंट था, आम लोगों का एक अलग कंसर्न था, रूरल लोगों का अलग था, अर्बन लोगों का अलग था, यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर का भी एक डिफरेंट रोल था। तो इसमें जितने भी लोग लड़ रहे थे उन सब लोगों की सोच अलग थी, उन लोगों के गोल्स अलग थे। तो अब वो क्या क्या चीज़ है वो बताइए। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में क्या बता दिया कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 ये एक सिंगल यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं था, पूरे इंडिया में एक साथ एक ही मकसद से हुआ क्या, नहीं। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस जो लड़ाई थी ना आज़ादी के लिए, उसका एक ही कॉमन गोल था, टू गेन इंडिपेंडेंस। लेकिन क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंस गेन करने का गोल था क्या, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गोल्स थे सब लोगों के, इसमें डिफरेंट रीज़न की वजह से लोग शामिल हुए थे। अब कैसे, सबसे पहले डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी शिकायतें थी, है ना। जैसे कि अवध में लोकल रूलर्स, तालुकदार, उन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन किया बिकॉज उनके किंगडम्स उन्होंने लूज कर दिए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की चलते झांसी हुए, अवध हुए, ये सब इनके हाथों से चले गए। तो इन लोगों का एम था टू रीगेन पावर। आज़ादी पाना चाहते थे क्या, नहीं, ये अपना किंगडम दोबारा पाना चाहते थे, इसीलिए रेबेलियन में शामिल हुए। मिलिट्री वालों को किंगडम चाहिए था क्या, नहीं। वो इसमें शामिल क्यों हुए, क्योंकि उनको ग्रीस्ड कार्ट्रिज वाला इशू था। उनको लगता था कि गाय और सूअर की चर्बी हमारी कार्ट्रिज पे लगी है, जिससे हमें मुंह से काटना पड़ेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस रेबेलियन में मिलिट्री का इशू अलग है, पॉलिटिकल ग्रीवेंस अलग है। वहीं पीजेंट्स का अपना एक अलग ही इशू चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो पीजेंट्स थे इन्होंने रिवोल्ट सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज इनको हैवी टैक्स देने पड़ते थे, लैंड ओनर से इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। बहुत सारे रिलीजियस और सोशल कंसर्न भी थे, क्योंकि रूमर्स ये फैले कि वो लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम अपने धर्म की सुरक्षा के लिए रेबेलियन में आ गए। वहीं रीजनल डिफरेंस भी था, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रेबेलियन बहुत पावरफुल था, लेकिन साउथ इंडिया में ये ना के बराबर था। साउथ इंडिया का 1857 के रिवोल्ट में
कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है माइनर है, लेकिन इतना नहीं जितना नॉर्थ इंडिया का था। इससे हमें पता चलता है कि लोकल कंडीशंस भी पार्टिसिपेशन को शेप कर रही थी। तो कुल मिलाकर इस रिवोल्ट में वेराइड पार्टिसिपेशन है, नॉर्थ का, साउथ का, रिलीजियस का, पीजेंट का, मिलिट्री का, पॉलिटिकली, और इन सब के गोल्स भी डिफरेंट है। सेकेंड लास्ट चैप्टर तक आ गए हम लोग। ये है एनालाइज महात्मा गांधी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया रणनीति ऑफ नॉन वायलेंस। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जाम। पूरे चांस है कि ये आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर फॉल करेगा। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा प्लस आप जानते हैं कि गांधी की जो स्ट्रेटेजी थी उसको हम लोग नाम देते हैं सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह की एक स्ट्रेटेजी है गांधी की, वो आज के टाइम में कैसे इफेक्टिव हो सकती है, हाउ इट कैन बी इफेक्टिव इन टुडेज टाइम। तो पहले अगेन इंट्रोडक्शन में मैं क्या करूंगा, उसने क्या पूछा है गांधी और नॉन वायलेंस, तो पहले गांधी का नॉन वायलेंस समझा दो। तो हम कहेंगे महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, अहिंसा, जो कि एक पावरफुल वेपन है इन फाइट, और उन्होंने ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूज किया। इसको उन्होंने इंडिया के नेशनल मूवमेंट का फाउंडेशन बना डाला। अब ये क्या है, हमें क्या पूछ रहा है, आप एनालाइज करो कि ये आजकल के टाइम में कैसे इफेक्टिव है। तो वही वाली बात बता दो आप कि प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, गांधी मानते थे कि वायलेंस से हेट्रेड और रिवेंज की भावना पैदा होती है, नॉन वायलेंस रखोगे तो पीस और अंडरस्टैंडिंग होगी। आजकल के टाइम में इसकी जरूरत है। गांधी ने सत्याग्रह यानी ट्रुथ फोर्स, सत्य आग्रह ट्रुथ फोर्स का सहारा लिया। गांधी ने इंट्रोड्यूस किया सत्याग्रह, जो कि एक पीसफुल रेजिस्टेंस का मेथड है ना, और इससे मूवमेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस निकले। यानी कि गांधी बताना चाहते थे कि मोरल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन फिजिकल फोर्स। ये लाइन रट लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी आंसर में जरूर लिख देना, मोरल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन फिजिकल फोर्स। गांधी ये बताना चाहते थे। क्या आज के समय में इसकी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। हम आज लोगों में चाहते हैं कि मोरल स्ट्रेंथ को लोग फिजिकल फोर्स से बड़ा माने। मास पार्टिसिपेशन, नॉन वायलेंस ने कॉमन लोगों को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा, यहाँ तक कि वेमेन और पुअर विलेजर्स भी गांधी के साथ शामिल हुए। आज भी तो हमें लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है। और आज की इसकी रेलेवेंस को अगेन मैंने पॉइंट में लिखा, इन टुडेज वर्ल्ड वेयर देयर आर वार्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, नॉन वायलेंस इज स्टिल इफेक्टिव। पावरफुल प्रोटेस्ट, डायलॉग, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड शो दैट चेंज कैन बी अचीव्ड विदाउट वायलेंस। तो इसका मतलब गांधी का जो सत्याग्रह का तरीका या नॉन वायलेंस का तरीका था, डेफिनेटली आज के समय में भी उतना ही रेलेवेंट है। ये मैंने प्रूव कर दिया आपको। पहले वो तीनों पॉइंट्स दे दिए और उसकी आज की डेट में रेलेवेंस बता दी। नेक्स्ट एक इजी सा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च की क्या इंपॉर्टेंस थी? इसमें अगेन वही देखिए, आपके समझ के लिए इस बार मैंने पॉइंट डाला, भूल मत जाना कि मैं क्या कर रहा हूं। पहली लाइन इंट्रोडक्शन, अगली लाइन मेन बॉडी और अगली लाइन कंक्लूजन। दिख रहा है ना आपको? मत भूलना, मेरे हर एक आंसर जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करे हैं उसमें इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है। तो ये आपको याद दिलाने के लिए पॉइंट लिख दिया मैंने, फिर से याद रखना। इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा, वो सॉल्ट मार्च के बारे में पूछ रहा है, बता दो। सॉल्ट मार्च स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1930 एज पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स। मेन बॉडी में डाल दो, क्यों हुआ ये? प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश मोनोपोली, क्योंकि ब्रिटिश ने सॉल्ट पर मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए इतना भारी टैक्स लगा दिया जिसके अगेंस्ट गांधी गए। मास पार्टिसिपेशन, ये पहला ऐसा बड़ा मूवमेंट कहा जा सकता है जिसमें बड़ी मात्रा में लोग गांधी जी के साथ शामिल हुए। फिर इसको इंटरनेशनल अटेंशन मिली। आपको याद हो तो अमेरिकन टाइम मैगजीन ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो इसको इंटरनेशनल अटेंशन मिली। और कंक्लूजन वाले में बता दो कि सॉल्ट मार्च एक पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनकर उभरा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। इतना छोटा आंसर है, उसके बावजूद मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्हाई? बिकॉज इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन तीनों बताने से आपका आंसर हमेशा अच्छा बनेगा और आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, गांधी के जो मेथड्स थे, उन्होंने कांग्रेस को एक मास मूवमेंट का रूप दिया। आपको याद हो तो 1915 में गांधी के इंडिया आने से पहले इंडिया का जो पॉलिटिकल बॉडी था कांग्रेस, उसकी बड़ी लिमिटेड रीच थी। उसको केवल एलीट लोगों से, बड़े बड़े लॉयर्स, डॉक्टर्स, उनसे जोड़ा जाता था, रिच लोगों से जोड़ा जाता था। लेकिन गांधी ने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को
आम लोगों तक पहुंचा दिया। उन्होंने कांग्रेस की रीच ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा दी। तो आपको ये बताना है कि गांधी के मेथड कांग्रेस को एक मास मूवमेंट कैसे बना देते हैं। अब इस आंसर में देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स का यूज़ नहीं किया है। एक आंसर मैंने सोचा बिना पॉइंट के समझाते हैं, यहाँ पे केवल पैराग्राफ लिखे हैं। उसके बावजूद मैंने पैराग्राफ को इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में बांटा है आप लोगों के समझ आने के लिए। बहुत मेहनत लगी है मेरी इस वीडियो को बनाने में, एक आंसर मुझे टाइप करना पड़ा, इतना क्रॉस चेक करना पड़ा। तो आप इस चीज़ को समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमेशा इंट्रो दो, जैसे कि गांधी ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक एलिट फोरम के जैसे था, बाद में इसको एक मास मूवमेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, ऑर्डिनरी लोगों को जोड़ दिया। अब मेन बॉडी में मैं मेन आंसर दूंगा। कैसे? देखो, गांधी के मेथड्स बताओ जिन्होंने कांग्रेस को मास मूवमेंट बनाया। कैसे कैसे क्या क्या किया गांधी ने ऐसा? उन्होंने नॉन वायलेंट को एम्फेसाइज किया ताकि कॉमन लोग जुड़े, जैसे कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस और सॉल्ट मार्च किया। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव मेथड सिखाए खादी विलेज अपलिफ्ट के लिए। उन्होंने कई सिंबॉलिक यूज किए, जैसे सॉल्ट टैक्स के लिए। उनके कपड़े, उनके बोलने का ढंग, ये सब कुछ बताता है कि किस प्रकार गांधी कांग्रेस को आम लोगों तक लेके जा रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस की केवल पॉलिटिकल अपील नहीं रही। अर्लियर कांग्रेस की केवल पॉलिटिकल अपील थी, और नो डाउट पॉलिटिकल अपील उनकी बहुत हाई थी। कांग्रेस ही उस वक्त इकलौती पार्टी हुआ करती थी पॉलिटिक्स में, लेकिन हमने उसकी मोरल अपील को बढ़ावा दिया। इतने सिंपल मेथड और इतने सिंबॉलिक इश्यूज यूज किए ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के तहत कि हमने उसको फ्रीडम, क्या किया हमने उसको ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट बना दिया। आपको याद हो तो बीएचयू की ओपनिंग पर भी तो गांधी ने यही कहा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक एलीट फिनोमेना बन चुका है, और उनका इंटेंट क्या था? एक तो था स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक था स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। गांधी का इंटेंट यानी इरादा था कि मैं कांग्रेस को एक एलिट फिनोमिना ना रखकर इसे आम लोगों तक लेकर जाऊं, और ये उन्होंने ऐसे किया। ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर पर आते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बाकी हैं, ध्यान से समझिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसने दिया था? नेहरू ने। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जा चुकी थी, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन दिया। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या होगा, वो क्या प्राप्त करना चाहता होगा, उसकी बेसिक आउटलाइन क्या होगी। बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा प्रीएम्बल बन गया, और इसमें हमने सारे आइडियल्स लिखे जो नेहरू ने उस वक्त बताए थे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताओ किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया? दिसंबर 1946 में। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा, उन्होंने ये चीज दे दी। कहां पर दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसमें क्या था? वो प्रिंसिपल्स जिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाना था। कितना एग्जैक्ट आंसर मैंने यहां पर दिया है, 2 लाइन में मैंने पूरी कहानी लिख दी। अगर आपको आगे का आंसर नहीं भी आता ना, तो इन 2 लाइन के बेस पर ही आपको कुछ नंबर मिल जाने चाहिए। ओके, तो आप ये चीज समझिए। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद में बता दो सिग्निफिकेंस क्या है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसमें उन्होंने डिक्लेयर करा था कि इंडिया को सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता मिलेगी। इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन बनेगा जो ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री होगा। यहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जाएगी, और पावर किस में होगा? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर रेस्ट विद पीपल। जस्टिस और इक्वालिटी होगी, माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीस। तो कुल मिलाकर ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ना, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार मिला था। ये सिग्निफिकेंस है इसका। सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप अपने पास। फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, शायद ये 2 बार प्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, और वो है रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज बी आर अम्बेडकर पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में भी काफ़ी उनके इश्यूज रहते हैं। बी आर अम्बेडकर की कई जगह मूर्तियां लगती है, कई बार दलित लोगों के राइट्स के लिए बी आर अम्बेडकर का नेम इन्वोक किया जाता है। इज़ ऑलवेज इन द न्यूज़। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन
लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो, बी आर अम्बेडकर कौन थे, क्या थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सारी चीज़ बताइए। देखो, पहला चेयरमैन, किसके चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमिटी के। किस चीज़ के ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब इनका रोल क्या था, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। इन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली ओके करने से पहले जो ड्राफ्ट बने थे उसमें प्रिपेयर और प्रेजेंट अंबेडकर ने किया था उसे। फिर अंबेडकर की वजह से फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन मिली है। उन्होंने ही एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड इक्वालिटी एंड एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। व्हाई, बिकॉज ही हिमसेल्फ, वो एक दलित क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक्सप्लॉयटेशन झेला था। तो वो चाहते थे कि जो एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने झेला है वो इंडिया में और किसी के साथ में ना हो, इसलिए अनटचेबिलिटी को फाइट करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा वो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करवाए। सो दैट इज द बिग थिंग ऑफ अंबेडकर, क्योंकि कितना उनकी पॉलिटिकल विजन शार्प थी, कितना उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने उस टाइम सोशल जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को सेफगार्ड किया। ये उन्हीं की ही लीडरशिप और उनका विजन था जो इंडिया को आज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दे पाया। ये सिग्निफिकेंस है उनके रोल की। अब आगे बढ़ते हैं। वाई वर सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिजेक्टेड। आपको एक क्वेश्चन यू भी आ सकता है, अपना एनालिसिस दो कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जब मुद्दा चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे और उसको रिजेक्ट कर दिया गया बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट को। क्यों किया गया। अब आपको यह बताना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो इशू था माइनॉरिटीज के लिए वो डिस्कस हुआ। अब क्यों इसको हमने रिजेक्ट किया, वाई। सबसे पहला हमारा डर था फियर ऑफ डिवीजन। हमें लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहीं कम्युनिटीज को डिवाइड ना कर दें, पहली चीज। दूसरा, हमें लगता था नीड फॉर इंटीग्रेशन कैसे, पार्टीशन के बाद से ही हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम में बड़ा कम्युनल फ्रेंजी हो गया था, कम्युनल क्लैशेस होने लगे थे। तो पार्टीशन के बाद में हमारी प्रायोरिटी थी कंट्री को यूनाइट करना, ना कि इसको और डिवाइड कर देना। अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मान्यता दे देते तो इसकी वजह से क्या होता, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से लोग और बंट जाते। जो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर आते हैं वो अलग, बाकी सोसाइटी अलग। तो ये तो सोसाइटी में और डिवीजन पैदा कर देती। हमें इंटीग्रेशन चाहिए या डिवीजन पैदा हो जाता। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सिटीजनशिप, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं इक्वालिटी फॉर ऑल, अगर हम सिटीजनशिप सबको इक्वली दे रहे हैं तो ऐसे में हम कुछ लोगों को ट्रीट अनइक्वल कैसे कर सकते हैं। जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा फिर वो लोग तो बाकी लोगों से, समाज से अलग हो जाएंगे, उनका पॉलिटिकल सेपरेशन हो जाएगा रिलीजन के बेस पर। इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को तो बड़ा घातक माना गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, ताकि यूनिटी और इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। दैट इज द थिंग। फाइनली बस एक क्वेश्चन और, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो वो क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। अब देखिए इसमें यहां पर क्या बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी तो बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था इंडिया की हिस्ट्री के लिए। क्यों, क्योंकि उस वक्त बाहर पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जारी था और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कंट्री के अंदर थी। इस वजह से हमें यह पता चलता है कि इतने टफ चैलेंजेस बाहर हो रहे हैं और उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिन रात काम कर रही है। तो ये चैलेंजेस थे जिनको फेस कर रहे थे हम लोग और उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इतना अच्छा काम किया। इतनी पॉलिटिकल और सोशल इनस्टेबिलिटी के बावजूद ये काम किए गए। सो ये आपका आंसर यहां पर कंप्लीट हो गया। फिर फाइनली क्या क्या मेजर डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रही थी, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। वैसे आपको मालूम होगा उस वक्त एक डिबेट तो चली थी फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कि इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे होगी, एक माइनॉरिटी के राइट्स के ऊपर कि उनको कैसे संभाल के रखा जाए, एक लैंग्वेज का इशू कि क्या हिंदी को हम इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बता दें, और एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये कुछ मेजर डिबेट के इशू थे जो उस वक्त वहां पर हो रहे थे। फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, माइनॉरिटी राइट्स, लैंग्वेज और फंडामेंटल राइट्स, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इनकी वजह से काफ़ी सीरियस डिस्कशन हुए, नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ हुए और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये मेजर डिबेट्स थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और फाइनली जाते जाते थोड़ा लंबा हो गया, बट
देखिए, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी और डाइवर्सिटी को बराबर रखता है। कैसे? हमने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जो सेंटर को स्ट्रांग रखता है, फंडामेंटल राइट्स दिए, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स दिए और सेक्युलरिज्म दिया। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा यूनिटी और डाइवर्सिटी में बैलेंस बनाती है, क्योंकि डाइवर्सिटी तो इंडिया में रहेगी, डाइवर्सिटी कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन डाइवर्सिटी के होने के बावजूद यूनिटी कैसे रखनी है वो इन सब चीज़ों से हमें पता चला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फाइनली आपका वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट देन इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए। इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार अच्छे से देख लेना, शेयर करना। अगर आपको एग्जाम से पहले कोई भी डाउट हो आंसर राइटिंग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप फ्रीली मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेरी को सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।